नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भूजल सप्ताह की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी और इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब योगी कैबिनेट की बात कर लेते हैं, जल्द ही विस्तार हो सकता है, ये एक बड़ी खबर है। ओपी राजभर दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इस सब के बीच ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात भी की है। अब बीजेपी पूर्वांचल में एसपी के दबदबे वाली सीटों पर बढ़त बनाने की रणनीति में जुट गई है। योगी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है अगस्त के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस कैबिनेट विस्तार में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। पूर्व मंत्रियों में पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का नाम रेस में बताया जा रहा है। एनडीए का दोबारा हिस्सा बनने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अक्टूबर में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली कराने के संबंध में सीएम से चर्चा की। सुभाषपा के स्थापना दिवस पर 7 अक्टूबर को पटना में आयोजित होने वाली रैली में उन्होंने सीएम को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित भी किया। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त माह में संभव है। दरअसल तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका समायोजन होना है और संगठन से लगाकर सरकार में समायोजन किया जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को साधा जाए। यही वो वजह है कि पिछले दिनों एनडीए में शामिल हुए हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है दारा सिंह चौहान ने। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दिल्ली में मौजूद रहे। तो गहमा गहमी तेज है। उपचुनाव में बीजेपी ने एसपी से आजमगढ़ की सीट छीन ली। आजमगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसपी का कब्जा बरकरार है। अब राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ आने से बीजेपी और दमखम के साथ आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर एसपी पर लीड बनाने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी की रैली के जरिए बीजेपी एसपी के दबदबे वाली सीटों पर सियासी संदेश देना चाहती है। राजभर ने सीएम से राजभर और भट्ट जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध भी किया है। सीएम ने इस पर उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली बैठक में सीएम की ओर से इस संबंध में चर्चा किए जाने के बाद ही ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। राजभर के एनडीए में जाने के बाद अगर केशव देव भी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो ये एसपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ। लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भूजल सप्ताह की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी और कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी जरूरी है। भूजल खत्म हुआ तो हालात खराब होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। उसी क्रम का हिस्सा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले। ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने लालजी टंडन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी ने कहा, लालजी टंडन ने अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाया है
और उनकी यात्रा शून्य से शिखर तक की रही है। स्वर्गीय अटल जी की विरासत को लखनऊ में आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय लालजी टंडन जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा है। हर एक कार्यकर्ता को आत्मीयता के साथ जोड़ने के साथ ही लखनऊ के साथ तो उनका एक बहुत ही आत्मीय संबंध था। उस आत्मीय संबंध को लोग आज भी स्मरण करते हैं। हर जाति, हर मत, हर मजहब के लोगों के साथ उनका संवाद और उन लोगों को उनका जो प्यार और सम्मान प्राप्त होता था वो अद्भुत है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से खत लिखकर अपने पूरे जीवन को निषादों के लिए समर्पित कर दिया है। संजय निषाद ने लिखा कि जब तक खून का एक एक कतरा है तब तक मेरा जीवन निषाद समुदाय की भलाई के लिए समर्पित रहेगा। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि कुछ आस्तीन के सांप हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से प्रयागराज स्थित निषाद राज गुहा के किले से मस्जिद हटाने की मांग की है। संजय जी, इस खून से लेटर लिखने की इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या 24 तारीख को जो निषाद महाकुंभ गोरखपुर में एक आयोजित होने वाला है, क्या उसका कुछ प्रभाव है क्या? देखिए, हम ऑलरेडी ये मछुआ समुदाय अपने आरक्षण, मछुआर आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के साथ है। आज के 9 साल पहले 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर वहां से हमने संन्यास लिया और संकल्प लिया कि इस जय निषाद राज के नारे को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और संवैधानिक सुरक्षा इसको दिलाऊंगा, क्योंकि आज के इससे पहले कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी से कमेटी से में रिपोर्ट के अनुसार निषादों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें फिर से हम संवैधानिक अधिकार दिलाने में कामयाब हुआ। तो जो वकील है समाज का, उस जिस लायक मैं था, इस लायक समझा समाज ने, और हम आज के दिन में प्रधानमंत्री तक दर्जनों बार हम अपने इनके मुद्दे को, इनकी बात को वकालत करके पहुंचाने लायक बना। तो मैं इनको इसलिए दे रहा हूं कि अगर मैं एक एक जिंदगी का एक एक क्षण, मतलब शरीर का एक एक कण और जिंदगी का एक एक क्षण आपके लिए समर्पित है और खून देने के लिए मैं तैयार हूं, तो आप वोट देकर फिर से प्रधानमंत्री को बनाइए, चूंकि प्रधानमंत्री ही जज हैं और हम वकील हैं। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। सील एरिया को छोड़कर बाकी के पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए सर्वे किया जाए, कहां पर किया जाए, इसी को लेकर फैसला आना है। तो 3:30 बजे अब ये फैसला आएगा। 2:30 बजे का वक्त था पहले और 2 से 2:30 बजे के बीच ये फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर इस वक्त मिली है कि 3:30 बजे फैसला आएगा। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर ये फैसला आएगा। दरअसल सर्वे कहां करवाया जाना है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। आज फैसला तो आना है। एएसआई सर्वे जांच की पे फैसला हो या न हो, ये जिला न्यायालय को तय करना आ जाए और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। इस मामले में भी हम बहुत अस्वस्थ हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फैसला बिना एएसआई जांच के न्यायालय को भी तय करने में काफी दिक्कत होगा कि वो परिसर, जो विवादित परिसर है, वो मंदिर है या मस्जिद है, ये तय करने में दिक्कत होगा। एएसआई जो जांच हो जाएगी, वैज्ञानिक जांच हो जाएगी, उससे ये तय हो जाएगा कि जो भी रिपोर्ट आएगा, मंदिर मस्जिद का विवाद लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज जो फैसला आना, ये महत्वपूर्ण फैसला है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, या कहा जाए इस मुकदमे के लिए। कराया जाए इस पे
वीडियोग्राफी कराई जाए, तरह तरह की मांगे की, सब इस तरह से मुकदमे में एक के बाद एक दरखास्तें जो होती है स्वीकार योग्य नहीं होती हैं। अब उसके बाद उन्होंने एक एसआई सर्वे की मांग की लास्ट में, बहरहाल उस पर सुनवाई हो गई है, कोर्ट का व्यू है, कोर्ट अपना क्या व्यू देती है वो आ जाएगा। तो वाराणसी जिला कोर्ट आज ये फैसला सुनाने वाली है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, पहले 2 से 2:30 बजे के बीच बताया जा रहा था कि फैसला आ जाएगा, अब 3:30 बजे का ये वक्त हो गया है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिले हो गया है, लेकिन आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट इसे कहा जा सकता है मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए अब ये फैसला 3:30 बजे आएगा। खुद बात करने के लिए हमारे साथ वादी विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं। संतोष जी, आप लोग अभी कोर्ट में गए थे, कोर्ट से निकल के आए हैं, क्या है, चूंकि बड़ी लोग हैं, क्या आप वहां से अंदर से इनपुट मिला है? ऐसा 2 बजे फैसला देना था जज साहब को एसआई सर्वे को लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी हम काम कर रहे हैं इस पे जजमेंट पर, टाइप वगैरह करा रहे हैं, इसलिए आप लोग 3:30 बजे आइए। तो आप लोगों को 3:30 बजे बुलाया है? जी, 3:30 बजे बुलाया है उन्होंने, और हमें उम्मीद है कि हिंदू पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि एसआई सर्वेक्षण इतना आवश्यक हो गया है कि वो जब सर्वेक्षण होगा तभी पता चल पाएगा कि किस तरह से तथाकथित मस्जिद का निर्माण हुआ है और मंदिर के ही ढांचे पर वो मौजूद है, इसलिए स्पष्ट तौर पे एसआई सर्वेक्षण होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो आप लोग की बड़ी संख्या में देखता हूँ, देखिए कुछ लोग हैं जो कानूनी रूप से, अभी संतोष जी को आपने सुना, कानूनी रूप से इस केस से जुड़े हैं, पक्षकार हैं, लेकिन वकील थे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस केस से लेना देना नहीं, लेकिन भावनाओं के तहत इसको सुनने आए हैं। ऐसे ही बहुत सारी भीड़ है, मुझको भी देखते हैं। आप लोग अदालत के बाहर खड़े हैं इस फैसले को लेकर, कितना आप लोगों में उत्साह है? हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है। तो हर हर महादेव कुछ हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कहेंगे हम? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये हम इतने दिनों तक गुलाम रहे, उसके बाद मुझे आज़ादी मिली, आज़ादी के 75 साल मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है या जो भी चीज़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, वो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इसीलिए आप लोग फैसले के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? बलजीत। बलजीत, क्या इंतजार है आपको? इंतजार है कि हिंदू के पक्ष में फैसला आना चाहिए। आपका क्या नाम है? अरुण त्रिपाठी। अरुण जी, क्या ये संगठन में अध्यक्ष भी है। तो ये बताइए कि सुबह से कितना इंतजार और कितना विश्वास है आपको कि अगर फैसला आ जाएगा तो आपको लगता है कि पीढ़ियों से जो मंदिर मस्जिद का विवाद है वो सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल होगा, सत्य की पूरी तरीके से जीत होगी और फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। कैसे आएगा फैसला? हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपने सुना संतोष जी, लगातार चूंकि आप लोगों ने अपनी पूरी दलील रख दी, अब फैसले की घड़ी है, तो आपको लगता है 3:30 बजे की जो घड़ी है तो लंबा फैसला लिखा जा रहा है, इसलिए जज साहब ने थोड़ा समय लिया है या कोर्ट ने थोड़ा समय लिखा है? देखिए, लंबा और छोटा फैसला की बात नहीं है, फैसला हिंदुओं के पक्ष में आना है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के धार्मिक आज़ादी का माहौल इस समय चल रहा है, वो आज़ादी हमें न्यायालय के माध्यम से चाहिए। हर संवैधानिक तरीके से विश्व वैदिक सनातन संघ ये मुकदमा लड़ रहा है और भविष्य में भी लड़ेगा, और पूरा भगवा हिंद की बात हम करते हैं, ये भगवा हिंद होना चाहिए। तो भगवा हिंद की बात भी हो रही है, हालांकि आज ये फैसला एसआई पे सर्वे पे आना हो। आप कोर्ट के बाहर की देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सरगर्मी है वो बड़ी है। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए उपेंद्र लोगों से और लोगों का रिएक्शन जानते रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज का ये फैसला है जो कि आने वाला है 3:30 बजे। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराने, गर्भपात कराने का भी यहाँ पर मामला आया सामने, और पीड़िता का ये कहना है कि खालिद चौधरी नाम के लड़के ने हिंदू युवक दीपक बनकर फेसबुक पर दोस्ती की, अवैध संबंध बनाए। लड़के के मुस्लिम होने का पता चला तो दोस्ती खत्म करने के लिए कहा गया, जिसके बाद लड़के खुद को बड़ा पत्रकार बताकर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देने लगे। आरोप ये भी है कि लड़के ने मजार को लेकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, विरोध करने पर घर लाकर मारा पीटा भी, और पीड़िता का ये भी कहना है कि आरोपी ने उसका गर्भपात भी कराया है। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पूरा मामला विजयनगर थाना इलाके का है। बात मिली
तो मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आए तो मुझे पता चला कि वो एक मोमडन लड़का है, उसका नाम खालिद चौधरी है, जो गाजियाबाद मिर्जापुर में रहता है। और जब मेरे को पता चला कि वो एक मुस्लिम है तो मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने चाहे। तो उसके लिए वो मुझे धमकी देने लगा कि मेरे फोन में तुम्हारी बहुत सी वीडियो है और फोटो है और मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा तो मैं उनको सबको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा। तो इसके चलते ही सर मुझे उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना पड़ा और मुझे उन्हीं फोटो के आधार पे कभी कभी कहीं मिलने बुलाता था, कभी कहीं मिलने बुलाता था, जिसकी वजह से मैं डरकर उससे मिलने जाती भी थी। एक दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, वो मुझे निजामुद्दीन मस्जिद ले गया। वहां पर ले जाकर वो मेरा धर्म परिवर्तन कराने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया वहां पे वो मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाने लगा कि आज से तुम्हारा नाम सुखदेवी से आयात रख देते हैं और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मैंने इसका विरोध किया। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बहन के घर पर चोरी हुई है। 2 चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 4 मोबाइल 1,25,000 रुपए की ये चोरी हुई है। गाड़ी और घर की चाबियां चुराई गई हैं। सेक्टर 12C ब्लॉक के घर में चोरी हुई है। पुलिस ने 5 टीमों का गठन कर दिया है। सर्विलांस टीम, सीसीटीवी कैमराज, सीसीटीवी की टीम और मैनुअली चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय सचिव गृह के बहन के घर पर चोरी हुई है। तो 4 मोबाइल 1,25,000 का कैश चोरी कर लिया गया है, जो खबर मिली है शुरुआती तौर पर। और 5 टीमों का पुलिस ने गठन कर दिया है और इन्हीं के आधार पर काम चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 2 चोरों ने घर में घुसकर चोरी की है। और अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। यही वजह है कि राम भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राम भक्त मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर दान भी दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए दान आ रहा है। जब से ट्रस्ट बना है तब से लेकर अब तक 5,000 करोड़ रुपए राम भक्तों ने दान कर दिया है और ये पैसा मंदिर निर्माण में ही खर्च किया जा रहा है। कई प्रकार से आता है और लोग ऑनलाइन भी दान देते हैं, बैंकों में भी जमा करते हैं। दान पात्र में जो यात्री यहाँ आते हैं वो देते हैं और फिर हमारे यहाँ काउंटरों पर रसीद भी कटवाते हैं। तो मिलाकर के हमारे यहाँ महीने में सब मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपया का दान दाताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है। राम भक्तों ने अपने आराध्य के लिए खजाने खोल दिए हैं। भगवान राम लला के निमित्त लगातार बड़ी संख्या में दानवीर दान कर रहे हैं। बीते दिनों चलाए गए समर्पण निधि अभियान में महज अकेले 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान रामलला के प्रति आया था। इसके साथ ही प्रतिदिन लगभग 3.5 लाख रुपए रामलला के दानदाता उनके राम भक्त दान कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए प्रतिमाह लगभग भगवान रामलला के निमित्त आ रहा और ये सारा पैसा भगवान रामलला के मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खर्च रहा है। फिलहाल भगवान रामलला का भूतल बनकर तैयार है, यात्री सुविधा केंद्र बन रहे हैं और राम भक्त लगातार अपने तिजोरी का खजाना भगवान रामलला को समर्पित कर रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।